हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपके लिए संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में समझाया था। हम उपसय संयोजक यौगिकों में बंधन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन बनता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से। स्टूडेंट्स, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था बेथे। क्या नाम था बच्चों? बेथे। इस सिद्धांत में हम संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या करेंगे और संकुल के प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने की व्याख्या करेंगे। जो कमियां संयोजकता बंध सिद्धांत में रह गई थी उन कमियों को यहां पर दूर किया जाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में दूर किया जाएगा। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार कुछ बिंदु निम्न होते हैं। इस सिद्धांत के कुछ बिंदु निम्न होते हैं। पहला पॉइंट विद्यार्थियों, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध द्वारा बंधित होते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध द्वारा बंधित होते हैं। तो बच्चों देखिए, आप अगर देखें कोई भी संकुल धनायन या ऋणायन है, जैसे CONH3 का होल 6 सपोज करें यही संकुल है, तो इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु जिस पर धनावेश होता है और आपका जो लिगेंड है या तो उदासीन होगा या ऋणावेशित होगा, तो बच्चों एक धनायन बन जाएगा और एक ऋणायन बन जाएगा। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो धनायन का काम करेगा और जो लिगेंड है वो यहाँ ऋणायन का काम करेगा। तो किसी संकुल यौगिक में धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध द्वारा बंधित होते हैं। ये बच्चों इसका पहला पॉइंट है इस सिद्धांत का। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट सुनिए। लिगेंड के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण यह केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उपसय संयोजक बंध का निर्माण करता है। इसलिए केंद्रीय धातु परमाणु पर धनावेश और लिगेंड पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ये इसका सेकंड पॉइंट होगा। विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट, संकुल यौगिकों में धातु परमाणु एक गोलीय सममिति क्षेत्र बनाता है, जिसमें संकुल धातु परमाणु के सभी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु या संकुल धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जाएं समान होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो डी उपकोष होता है
उसके 5 कक्षक होते हैं। डी उपकोष के कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। उन 5 कक्षकों का नाम सुनिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कक्षक होते हैं विद्यार्थियों। अगर हम इन कक्षकों की आपसे बात करें तो जब तक धातु के गोलीय सममिति क्षेत्र में कोई लिगेंड नहीं जुड़ता है तब तक इन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है और इन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समभ्रंश कक्षक कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके गोलीय सममिति क्षेत्र में लिगेंड आने का प्रयास करें, जैसे ये 6 लिगेंड है, उपसय संयोजन संख्या 6 वाला कोई संकुल यौगिक है जिसमें धातु से 6 लिगेंड जुड़े हैं। अब यदि क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, तो ये धातु के रिक्त कक्षकों में अपने लोन पेयर को देना चाहते हैं, तो ये इसके गोलीय सममिति क्षेत्र में आएंगे, जिसको हम क्रिस्टल सममिति क्षेत्र भी बोलते हैं। क्रिस्टल सममिति क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि धातु परमाणु क्रिस्टल रूप में मिलती है, इसलिए हमने नाम दे दिया क्रिस्टल सममिति क्षेत्र। ये इसका पूरा ये जो एरिया है ये किस नाम से जाना जाएगा? क्रिस्टल सममिति क्षेत्र। सममिति क्षेत्र ये इसका बच्चों क्रिस्टल सममिति क्षेत्र है। जैसे ही लिगेंड इसके क्रिस्टल सममिति क्षेत्र में आएंगे तो डी कक्षकों का ऊर्जा के आधार पर विभाजन हो जाता है। ये डी कक्षक है जो ऊर्जा के आधार पर विभाजित होते हैं, इन्हें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा के आधार पर हम इन कक्षकों का, इन डी कक्षकों का विभाजन कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। बच्चों ये जो विभाजन होता है ये 2 प्रकार के नए कक्षकों के नाम से जाने जाते हैं। एक कक्षक को हम T2G कक्षक कहेंगे। बच्चों एक कक्षक का नाम रहेगा T2G। स्टूडेंट्स dxy, dyz, dxz इन तीनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से हम T2G कक्षक कहेंगे। इनका नाम रहेगा बच्चों T2G कक्षक। क्या नाम रहेगा? T2G कक्षक। विद्यार्थियों जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो dz² कक्षक है इनको हम EG कक्षक कहेंगे। इनका नाम EG कक्षक रहेगा। इसको याद कैसे रखेंगे? T मतलब जिसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, T आ रहा है, 2 आ रहा है, G आ रहा है, T2G। ऐसे T से ट्राई या G याद रख सकते हैं तो dxy, dyz, dxz ये 3 कक्षक हो जाएंगे। ऐसे dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² हमने इसको EG कक्षक का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स इनका विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही लिगेंड धातु के क्रिस्टल सममिति क्षेत्र में आएंगे, क्रिस्टल सममिति क्षेत्र में आएंगे तो बच्चों ये धातु के उपकोष के जो कक्षक है उनको क्या करता जाएगा? प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित करेगा तो किसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, किसको कम प्रतिकर्षित करेगा? ये लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिकर्षण कब स्थिति में ज्यादा होगा, कब कम होगा, ये लिगेंड की कैसी प्रकृति है और इस धातु परमाणु पर कितना आवेश है।
जब लिगेंड धातु के क्रिस्टल सममिति क्षेत्र में आएगा तो स्टूडेंट ये जो सममिति क्षेत्र है लिगेंड द्वारा कितना विभाजित होगा, ये लिगेंड की प्रकृति और धातु पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करेगा। यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो ये इस क्रिस्टल सममिति क्षेत्र का बहुत कम विभाजन करेगा, बहुत कम विभाजन करेगा। तो मतलब इस T2G और Ag कक्षक के मध्य, इस T2G और Ag कक्षक के मध्य जो ऊर्जा का अंतर होगा वो कम रहेगा। किस केस में? जब लिगेंड की प्रकृति कैसी होगी? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगी। लेकिन विद्यार्थियों यदि लिगेंड प्रबल क्षेत्र वाला होगा, यदि लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो उस स्थिति में बच्चों जो क्रिस्टल सममिति क्षेत्र है उसका विभाजन बहुत ज्यादा हो जाएगा और T2G और Eg कक्षक के मध्य ऊर्जा का अंतर बढ़ जाएगा। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या करेगा बच्चों? T2G और Eg के मध्य ऊर्जा का अंतर बढ़ाएगा। और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्या करेगा? T2G और Eg के मध्य ऊर्जा के अंतर को घटा देगा। ये काम होगा। तो विद्यार्थियों बेथे के अनुसार आप देख रहे हैं कि बेथे के अनुसार किसी भी संकुल आयन में धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरी बात, यहाँ धनायन का निर्माण केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा होता है जबकि ऋणायन का निर्माण लिगेंड के द्वारा होता है। तीसरी बात, किसी भी संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा वाले होते हैं, उन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इन कक्षकों के चारों ओर एक सममिति क्षेत्र होता है जिसे क्रिस्टल सममिति क्षेत्र कहते हैं। जब लिगेंड इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ये इस क्रिस्टल सममिति क्षेत्र को विभाजित कर देते हैं और जिससे दो प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है जो कि अलग अलग संकुलों में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इन कक्षकों को हम T2G व Eg कक्षक कहेंगे। अब विद्यार्थियों मैं जब तक इसको एग्जाम्पल से नहीं समझाऊंगा ना तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैंने जितना लिखाया है इसको पहले लिखना बहुत जरूरी होगा, तभी ये चीजें आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बच्चों टॉपिक डाल लीजिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और शॉर्ट में इसको हम CFT कहेंगे। एरो वाइज लिखना। यह सिद्धांत वैज्ञानिक बेथे ने प्रतिपादित किया, वैज्ञानिक बेथे ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। अब आप 1 2 3 करके लिखना। नंबर 1, किसी संकुल आयन में धनायन व ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आयनिक बंध होता है। पॉइंट नंबर 2, संकुल में धनायन का कार्य धातु परमाणु करता है, जबकि ऋणायन का कार्य लिगेंड करता है।
पॉइंट नंबर 3, संकुल में धातु परमाणु व लिगेंड उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब धातु परमाणु से कोई भी लिगेंड जुड़ा नहीं रहता है तब डी उपकोष के पांचों कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये कक्षक धातु परमाणु के चारों ओर क्रिस्टल सममिति क्षेत्र बनाते हैं। जब संकुल आयन में लिगेंड धातु परमाणु के क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लिगेंड इस क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन अलग अलग ऊर्जाओं वाले कक्षकों के रूप में कर देता है। इस ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जैसा मैंने बताया है वैसा हमने इसके बारे में लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स, इस CFT का अध्ययन जो हम करेंगे एक अष्टफलकीय संकुल के लिए करेंगे और एक चतुष्फलकीय संकुल के लिए करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स आगे की स्टडी है वो देखिए, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे का पैटर्न पढ़ेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। विद्यार्थियों, अष्टफलकीय संकुल क्या होता है? वह संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं।
अष्टफल के संकुल कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको घटना को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा समझना। देखिए ये कक्षकों की ऊर्जा बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। ये ऊर्जा है, क्या है ये ऊर्जा जो ऐसे बढ़ रही है। हमने कहा कि जब धातु परमाणु से कोई लिगेंड नहीं जुड़ता है तो जो धातु के पांचों कक्षक है उनकी ऊर्जाएं समान होती है। विद्यार्थियों, इन कक्षकों को हम ऐसे बता सकते हैं, एक्स वाई डी हटा सकते हैं सबका, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इन तीनों कक्षकों को तो मिलाकर हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? T2G कक्षक। हालांकि अभी नहीं देना चाहिए इनको नाम, क्योंकि बाद में देंगे नाम तो विभाजन के बाद। ये तीनों कक्षक और स्टूडेंट्स, एक जेड स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये कक्षक सभी समभ्रंश कक्षक है, देख लो सभी की ऊर्जा समान है। स्टूडेंट्स ये कक्षक ऊर्जा के आधार पर विपाटित हो जाएंगे। जैसे ही धातु परमाणु के क्रिस्टल सममिति क्षेत्र में जैसे ही लिगेंड प्रवेश करेंगे तो बच्चों लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इन कक्षकों से प्रतिकर्षित होते हैं, इन कक्षकों से प्रतिकर्षित होते हैं। ये वापस से एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर और लास्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। विद्यार्थियों इनमें ये तीन कक्षक T2G है और ये दो कक्षक EG है। ये T2G कक्षक है और ये EG कक्षक है। स्टूडेंट्स ये इनका बेसिक एनर्जी लेवल है, औसत ऊर्जा स्तर है। ये क्या है? औसत ऊर्जा स्तर है। ये क्या है बच्चों? औसत ऊर्जा स्तर। अब ऊर्जा के आधार पर हम विभाजन कर रहे हैं, तो देखिए ऊर्जा के आधार पर अगर हम विभाजन करेंगे तो जो लिगेंड कक्षकों के एकदम सीध में होते हैं, जो लिगेंड कक्षकों के एकदम सीध में होते हैं वो कक्षक सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे। जैसे 5 कक्षक है ये, क्योंकि धातु के पास अब कौन आ रहा है? लिगेंड आ रहा है। धातु के जो क्रिस्टल सममिति क्षेत्र है उसमें लिगेंड की एंट्री हो रही है, लिगेंड आ रहा है। लेकिन जो कक्षक इस लिगेंड के सीधे एकदम सीधे संपर्क में होता है या एकदम सीधे में होता है वो कक्षक सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित होगा और उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये औसत ऊर्जा स्तर है। इससे ज्यादा ऊर्जा 2 कक्षकों की होगी, इससे ज्यादा ऊर्जा 2 कक्षकों की होगी, जिनको हम बोलेंगे जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इन दोनों कक्षकों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानेंगे अपन? EG कक्षक के नाम से जानेंगे। सम्मिलित रूप से किस नाम से जानेंगे? EG कक्षक से। स्टूडेंट्स औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले कक्षक भी बनेंगे, औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले कक्षक भी बनेंगे, जिनको हम T2G कक्षक के नाम से जानेंगे। ये 3 होते हैं XY, YZ और XZ। इन तीनों कक्षकों को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? T2G कक्षक के नाम से जानेंगे। ये तीनों कक्षक किस नाम से जाने जाएंगे? T2G कक्षक के नाम से ये तीनों जाने जाएंगे। विद्यार्थियों इस तरीके से धातु के क्रिस्टल सममिति क्षेत्र में जैसे ही लिगेंड ने एंट्री की, अब देखो बेटा धातु से 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रतिकर्षण होगा।
लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसका होगा? जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तभी तो इनकी ऊर्जा ज्यादा है। देखो ऊर्जा ज्यादा है, ये वाली ऊर्जा ज्यादा है, तो ये ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक हो जाएंगे, ये कम ऊर्जा वाले कक्षक हो जाएंगे। लेकिन ये अष्टफल के संकुल में ही होता है ऐसा। आप कहीं सभी में लगा दो, वो गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब इस T2G कक्षक जो कि निम्न ऊर्जा स्तर कक्षक है और जो EG कक्षक है ये उच्च ऊर्जा स्तर कक्षक है, इन दोनों के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल होगा बेटाओ, जो ऊर्जा अंतराल होगा उसको हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहेंगे। अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहेंगे, जिसको डेल्टा ओ से बताते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों? डेल्टा ओ से। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। तो डेल्टा ओ का मतलब क्या है? अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। आगे आपको बात समझ में। अब स्टूडेंट्स, जो ये औसत ऊर्जा स्तर है, इस औसत ऊर्जा स्तर से, इस औसत ऊर्जा स्तर से ये जो EG कक्षक है उसके बीच की दूरी को आप बताएंगे 6dq से, और वो भी +6dq से। ऊपर जो होगा उसको हम प्लस से बताएंगे, नीचे जो होगा उसको हम माइनस से बताएंगे। यहां dq मतलब डिबाई कूलाम, डिबाई कूलाम। और बच्चों ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको डिबाई कूलाम में हम बता रहे हैं, और उसकी वैल्यू है 6 डिबाई कूलाम, प्लस केवल ऊपर की दिशा को बताएगा। ऐसे ही औसत ऊर्जा स्तर से, ऐसे ही औसत ऊर्जा स्तर से अगर हम T2G कक्षक की डिस्टेंस को देखते हैं, जो ऊर्जा हमको नीड होती है वो है -4dq, -4dq। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा O है ये 10dq के तुल्य होता है, 10dq के तुल्य होता है, 10 डिबाई कूलाम के तुल्य होता है। अंडरस्टूड बेटाओ? आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी ये कंडीशन क्लियर होगी, ऐसे ये क्लियर नहीं होने वाली है। जो जो बात हम आपको बताते जा रहे हैं उनको आप उसी वेज में समझते जाइए। स्टूडेंट्स, ये व्यवस्था तो होती है किसकी? अष्टफलकीय संकुल यौगिक के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की। लेकिन बच्चों अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर ये काम चतुष्फलकीय यौगिक के लिए हुआ होता, ये अष्टफलकीय संकुल यौगिक के लिए नहीं होता, ये चतुष्फलकीय यौगिक के लिए होता, तो उस परिस्थिति में कहानी बदल जाती है। उस परिस्थिति में T2G तो EG बनता और EG क्या बन जाता? T2G बनता। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में क्वेश्चन उठेगा ऐसे ही कि सर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें धातु से मात्र 4 लिगेंड जुड़ेंगे चतुष्फलकीय संकुल में। बिल्कुल आप कहोगे सर जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। तो 4 जुड़ने से क्या होगा? मैं कहूंगा 4 का प्रतिकर्षण धातु के कक्षकों के साथ कम रहेगा, और जो धातु के dxy, dyz और dxz कक्षक होंगे वो लिगेंडों के एकदम सीध में होंगे, तो उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चला? तो मुझे कैसे पता चला? मैंने इसकी संरचना को देखा तो संरचना में वास्तविकता में पता चला। चतुष्फल की संरचना में जब देखते हैं तो जो लिगेंडों की स्थिति होती है और जो T2G कक्षकों की स्थिति होती है एकदम ये सीध में हो जाते हैं, तो प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है, ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, इसलिए T2G तो ज्यादा ऊर्जा वाला हो जाएगा और EG है कम ऊर्जा वाला बन जाएगा।
इजी है, कम ऊर्जा वाला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके डायग्राम को आपको समझाऊं, तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आप यहां देखिए, माना कि ये T2G के ही कक्षक है, ये अष्टफल के संकुल के ही कक्षक है, तो मैं इसको ऐसे बता देता हूं। चाहे अष्टफल की संकुल हो, चाहे चतुष्फल की संकुल हो, उसमें जो 3D के कक्षक होंगे वो समभ्रंश कक्षक होंगे। यही XY, YZ, XZ, Z² और X² - Y², ये समभ्रंश कक्षक है। ये अपनी पोजीशन को एक्टिवेट करके, बच्चों ये यहां पर स्थान ग्रहण कर लेंगे। ये वापस से पांचों के पांचों कक्षक, ठीक है बच्चों। और इनका देखिए विभाजन ऊर्जा के आधार पर, यही औसत ऊर्जा स्तर है, और ये T2G और ये EG, T2G और EG। स्टूडेंट्स, T2G जो ज्यादा ऊर्जा वाले वो यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे, ये T2G कक्षक हो जाएंगे, और जो कम ऊर्जा वाले हैं वो EG, ये EG कक्षक हो जाएंगे, और इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है उसको डेल्टा T से बताया जाएगा। और ऊपर वाला है वो प्लस 0.4 होगा, और नीचे वाला प्लस की जगह पर 0.4 की जगह पे 4 DQ कर देते हैं, और नीचे वाले को 6 DQ कर देते हैं, -6 DQ कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो 10 D कूलाम के बराबर है, देख लीजिए आप, 10 D कूलाम के बराबर है। ये वाला हिस्सा चतुष्फलकीय यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये किसके लिए है? अष्टफलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है। तो विद्यार्थियों, ये 2 प्रकार की घटनाएं हो गई यहां पर। अब इन 2 प्रकार की घटनाओं में हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। यानी कि अब हम संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे, लेकिन ये काम हम अगले वीडियो में करेंगे। बस आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, टॉपिक डालना है अष्टफल के संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ये डायग्राम आपको बना लेना है। फिर दूसरा क्या करना है, दूसरा टॉपिक डालना है चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम बना लेना है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से करना, इसको अलग बनाना, इसके साथ मत बनाना, अष्टफलकी के साथ मत बनाना, इसको बिल्कुल अलग करना, पहले ये बनाना, फिर इसका पूरा मुंह इधर दूसरी तरफ कर देना, ठीक है ना बच्चों। यानी कि बिल्कुल आपको सीधा सीधा बनाना है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो अगले वीडियो में मैं आपको इसको एक बार और समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।